साथियों, आज की डिस्कस में राजस्थान बजट 2022 और 23 की डिस्कस हम करेंगे। काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट्स में मैं आपको इस बजट में समझाने वाला हूं। आपको बता दूं, इस बजट में जितने भी करंट जीके से संबंधित क्वेश्चंस बन सकते हैं और आगामी एग्जामिनेशंस में बनेंगे और इससे पहले जो पूछे गए हैं समझ जानकारी मैं आपको इस वीडियोस में दूंगा। काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट सी वीडियो रहने वाला है। उम्मीद करिएगा कि इस वीडियो से आपका एक भी क्वेश्चन से बजट पोर्शन से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के इस बजट्स के बारे में। इससे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने मित्रों में शेयर भी करें। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए, इससे पहले मैंने राजस्थान की मूमल वार्षिकांक भी मैंने कंप्लीट अपलोड करके वीडियोस अपलोड कर दिया है। साथ ही यहाँ पे हम बात करें तो इसमें जो इंटरनेशनल कॉर्नोलॉजी और आरबीडी पब्लिकेशंस के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है करंट जीके के लिहाज से समझ जानकारी मैंने इस वीडियोस में डालने की कोशिश की है। तो उम्मीद कीजिएगा कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा और अदर बुक्स भी आपको करंट जीके के रिगार्डिंग में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगामी आरपीएससी, आरएसएमबी, साथ ही हाई कोर्ट्स के जितने भी एग्जामिनेशन होने हैं, उम्मीद कीजिएगा कि यहाँ से आपका बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ना तो अभी तक गया है और न आगे तक जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट की जो इससे पहले हम बात कर चुके हैं। टू द पॉइंट 2019 और 22 तक मैंने कंप्लीट आपको वीडियोस के माध्यम से करवा दिया है। साथ ही पॉलिसी अभियान राजस्थान के उन महत्वपूर्ण सिटीज जैसे जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, समस्त में जो भी राजस्थान के करंट जीके बन सकता था मैंने अपलोड कर दिया है। साथ ही योजनाएं, पोर्टल, एप्स, पॉलिसी से साथ ही पर्यावरण विशेषांक है वो भी मैंने बात कर ली है। उससे पहले भारतीय वन रिपोर्ट 2019 और राजस्थान वन रिपोर्ट 2019 दोनों को मैंने तुलनात्मक यहाँ पे वीडियोस बना के आपको अपलोड कर दिया है। साथ ही इससे पहले वाले वीडियोस आप देखेंगे तो आपको आई बटन्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स ऑलवेज यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, तो वहाँ से आप डायरेक्टली इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, करंट अफेयर्स भी अपलोड कर दिया है, लेकिन आज के बजट की बात करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण बजट है और कहा जा रहा है कि इस बजट में काफ़ी क्वेश्चंस जो पिछली भर्तियां हैं, आरपीएससी की हो या फिर राजस्थान कर्मचारी की चयन की बोर्ड को, तो यहाँ से लगभग एक या दो क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान बजट 2022 और 23 के सारांश की। सबसे पहले आपको कहना चाहूँगा, राजस्थान बजट 23 फरवरी 2022 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा यहाँ पे जो है वो पेश किया गया। साथ ही यहाँ पे राजस्थान बजट का अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर प्रथम जो जेंडर बजट है तो वो हमारे पास में राजस्थान में 2022 और 23 को यहाँ पे घोषित किया गया। साथ ही हम बात करें राजस्थान का प्रथम पेपरलेस बजट जो है वो आपका 2021 और 22 था। और साथ ही अब बात करें तो राजस्थान का प्रथम एग्रीकल्चर बजट यानी कि कृषि आधारित बजट जो है, जिसको कृषि को अलग से बजट के रूप में यहाँ पे पेश किए गए, अलग से उसकी फंडिंग की गई, तो वो बजट हमारा 2022 और 23 है, जिसकी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बजट 2022 और 23 का अनुमानित जो आंकड़े हैं, अनुमानित जो घाटे हैं और अनुमानित जो प्राप्ति हैं और साथ ही उसमें किया गया व्यय, तीनों की बात हम यहाँ पे पैरेलल लेके चलेंगे। दोस्तों आपको बता दूं, राजस्थान में जितना भी प्राप्त यहाँ पे राजस्व है, जो जिसे हम राजस्व प्राप्तियां कहते हैं, वो आपका 2.14 लाख करोड़ रुपए रहा। साथ ही राजस्व जो व्यय है यानी कि जिन जिन स्कीम्स में या फिर जिन जिन परियोजनाओं में या फिर योजनाओं में जो हमारा बजट था उसमें हमने जो खर्च किया, तो वो हमारे पास में 2.38 लाख करोड़ रुपए रहा। साथ ही जो राजस्व घाटा है यानी कि राजस्थान सरकार को जो राजस्व घाटा लगा, तो वो हमारे पास में 0.28 यानी कि 0.28 लाख करोड़ रुपए का घाटा अभी हाल ही में इस बजट में लगा है। आगे बात करें राजकीय कोष घाटे की बात करें तो लगभग यहाँ पे 0.58 लाख करोड़ रुपए रहा, जो कि जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो आपका 4.36% रहा। तो आप देख सकते हैं जो राजस्व घाटा है वो लगभग जीएसडीपी का 4.36 यानी कि 4.36% जो है वो घाटा प्रतिशत में आगा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर बात करें राजस्थान बजट की तो ये हमारे पास में 23 फरवरी 2022 को विधानसभा में पेश किया गया। साथ ही इस बजट में जो जो यहाँ पे रखे गए, सबसे पहला पहलू की हम बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा राजकीय चिकित्सालय जितने भी हैं उसमें निःशुल्क आईपीडी ओपीडी की सुविधाएं 1 अप्रैल 2022 से निःशुल्क यहाँ पे जो मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान स्कीम है उसके तहत यहाँ पे शुरू कर दिया है।
बात करें राजस्थान के अंदर नवीन नर्सिंग कॉलेजेस की जो घोषणाएं हैं वो इस बजट में 7 हुई हैं। आयुर्वेदिक नर्सिंग कॉलेज जो है राजस्थान में भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको रट लें। रोबोटिक सर्जरी एंड ऑपरेशन मॉड्यूलर थिएटर राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ द पेडियाट्रिक्स नेनेटोलॉजी एंड मैटरनिटी जो संस्थान है वो अजमेर में है। साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ द न्यूरो साइंस एंड ऑप्थोमोलॉजी जो है वो भी जयपुर में स्थित है। तो ये भी आप याद रखें, 3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द न्यूरो साइंस की बात करें तो ये राजस्थान के जोधपुर जिले में इस बजट में जो है वो खोला गया है। साथ ही नवीन डेंटल कॉलेज जो है राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा यहाँ पे की गई है कि यानी कि इस बजट में 1000 उप जो स्वास्थ्य केंद्र है वो खोले जाएंगे, तो इसकी घोषणा इस बजट में कर दी है। और बाद में हम बात करें तो आयुर्वेदिक कॉलेज राजस्थान के चूरू के तारानगर तहसील में खोली जाएगी। उसके बाद में यूनानी महाविद्यालय टोंक के अंदर खोले जाने की घोषणा इस बजट में की गई है। स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट राजस्थान के जयपुर कैपिटल में बनाया जाएगा। नए महात्मा गांधी जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की घोषणा यहाँ पे 1000 ग्रामीण क्षेत्र में और 1000 शहरी क्षेत्र में खोले जाने की घोषणा इस बजट में कर दी है। उसके बाद में हम बात करें 3832 सेकेंडरी स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत यहाँ पे किया जाएगा। पहला एजुकेशन हब जो है राजस्थान के JLN मार्ग जो कि जयपुर में स्थित है वहाँ पे खोला जाएगा। सामाजिक सद्भावना उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो ये आपका राजस्थान में जोधपुर जिले में खोला जाएगा। साथ ही हम बात करें मुख्यमंत्री अनुप्रित कोचिंग योजना में 7000 अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाकर अब इस बजट में 15000 विद्यार्थी इसका भरपूर फायदा उठा पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। हिंदी साहित्य समिति की बात करें तो राजस्थान के भरतपुर जिले में खोले जाने की बात इस बजट में कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेड सेंटर जो है वो उदयपुर हाउस में खोला जाएगा। देखिए बता दूं उदयपुर हाउस जो है राजस्थान के अंदर नहीं है, ये दिल्ली कैपिटल में स्थित है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी जो अपने हाई लेवल की कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशंस करने आते हैं तो कुछ दिन के लिए उनको ठहराव हेतु जो स्थान बनाए गए हैं वो उदयपुर हाउस में बनाए गए हैं, जो कि राजस्थान के अंदर ना स्थित होकर ये दिल्ली में स्थित है। ध्यान रहे आप इसको भूल से उदयपुर ना कर दें ऑप्शन में। प्रत्येक जिले में सावित्रीबाई फुले वाचनालय भी खोले जाएंगे। टोटल हमारे पास में 33 जिले हैं और प्रत्येक जिले में एक वाचनालय जो कि सावित्रीबाई फुले वाचनालय करके यहाँ पे खोले जाएंगे। पैरा आवासीय अकादमी राजस्थान के 2 जिलों में यहाँ पे खोली जाएगी, जिसमें जयपुर जोधपुर इसमें अव्वल है, यानी कि इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में ये जो है पैरा आवासीय अकादमी खोली जाएगी। पैरा ओलंपिक पदक विजेता को निःशुल्क 25 बीघा कृषि भूमि यहाँ पे प्रदान की जाएगी। कुश्ती कबड्डी स्टेडियम राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है, ये भी ध्यान रहे कुश्ती और कबड्डी का जो खेल स्टेडियम है वो भरतपुर में स्थित है। आगे बात करें तो कबड्डी अकादमी जो राजस्थान में आपका राजगढ़ में स्थित है जो कि चूरू में है। एथलेटिक्स अकादमी की बात करें तो राजस्थान के अंदर गंगानगर में स्थित है, ये अभी हाल ही में खोले जाएंगे। नेक्स्ट मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम राजस्थान के टोंक जिले में खोला जाएगा, इसमें घोषणा इस बजट में की है। राजस्थान का खेल संस्थान जो है वो आपका जोधपुर है। नेक्स्ट क्रीड़ा संगम केंद्र जो है राजस्थान के जोधपुर में खोला जाएगा। सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक SMS स्टेडियम जयपुर और खेल गांव उदयपुर में खोले जाने की बात इस बजट में कही गई है। खेल छात्रावास 84 गांव में जो कि डूंगरपुर में स्थित है वहां पे खोला जाएगा। हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जोधपुर में खोला जाएगा। एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर माउंट आबू में खोले जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें अगले पॉइंट की तो हमारे पास में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण 2 लाख सरकारी विद्यालयों की छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण के रूप में यहाँ पे दिया जा रहा है। नेक्स्ट राजीव गांधी नॉलेज हब जो है राजस्थान के जयपुर जोधपुर कोटा में खोले जाएंगे। साथ ही विज्ञान केंद्र राजस्थान के बीकानेर कोटा भरतपुर संभाग वाइज ये खोले जाएंगे। नेक्स्ट 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जो है उसका जो आयोजन है रोहट पाली में किया जाएगा। राजस्थान में 32 नए रिको क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। इस बजट के आधार पे मल्टी सेक्टर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है राजस्थान के सलारपुर जो कि भिवाड़ी में है और ये औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे इसको घोषित किया गया। नेक्स्ट औद्योगिक जो क्षेत्र है वो बोरानाड़ा जो कि जोधपुर में स्थित है, वहाँ पे यानी 2 हमारे पास में हाल ही में मल्टी सेक्टर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में रूप में इनका विकसित किया जाना इस बजट में पारित कर दिया गया है।
राजस्थान में इनलैंड ड्राई पोर्ट जो है वो जोधपुर में स्थित है। पेट्रोकेमिकल एंड पेट्रोलियम इन्वेस्टमेंट रीजन जो कि राजस्थान के बाड़मेर जो कि पचभद्रा में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें तो सीएनजी मोटर वाहन की के करों में 50% छूट जो है इस बजट में देने की कही गई है। ई वे बिल अनिवार्यता की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। एमएसएमई सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम में 5 वर्ष का निरीक्षण बिल्कुल छूट रहेगा, यानी 5 साल तक किसी प्रकार का इंस्पेक्शन आपको आपकी कंपनीज में जो छोटे लेवल पे आपने उद्योग स्थापित किया है उसमें नहीं किया जाएगा। हालांकि ये रिप्स के अंदर भी यहाँ पे इस स्कीम जो है रिप्स 2022 अभी घोषित की गई है, तो उसके अंदर भी ये प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास में हाल ही में एससी कोर्स के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड, साथ ही एसटी के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड और ईडब्ल्यूएस में 100 करोड़ रुपए का फंड हाल ही में जो है इस बजट में घोषित किया गया है। दोस्तों इससे पहले यहाँ पे 500 करोड़ बजट ना होकर यहाँ पे 100 करोड़ बजट यहाँ पे हुआ करता था। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो हाल ही में मुख्यमंत्री दिव्यांग योजना 2000 से 5000 स्कूटी यहाँ पे कर दी है। हालांकि पहले दिव्यांग योजना में 2000 स्कूटी दिया करते थे, लेकिन अब इस बजट में 2000 ना होके 5000 स्कूटी कर दी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको। उसके बाद में हम बात करें कालीबाई भील एवं देवनारायण योजनाओं को मिला दी जाए तो 13,000 स्कूटियां ना होके अब यहाँ पे 20,000 स्कूटी इस स्कीम में प्रदान की जाएंगी। ध्यान रहे कालीबाई भील और देवनारायण योजना को मिला के 20,000 स्कूटी यहाँ पे प्रदान राजस्थान सरकारी स्कूल्स की छात्राओं को दी जाएंगी। उसके बाद में अबाबा आमेटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर में स्थित है। ध्यान रहे पिछले जो लैब असिस्टेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेत्रहीन विकास कॉलेज जोधपुर में घोषणा की गई है। नेक्स्ट हम बात करें जनजाति आवासीय विद्यालय जोधपुर में खोला जाएगा। अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास उज्जैन जो कि यहाँ पे भरतपुर में स्थित है वहाँ पे खोला जाएगा। अनुसूचित जाति बालक छात्रावास प्रतापगढ़ परवतसर और जो नागौर में पड़ता है वहाँ पे खोला जाएगा। देवनारायण बालिका छात्रावास की बात करें तो ये बेंगू जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है वहाँ पे खोला जाएगा। देवनारायण बालक छात्रावास की बात करें तो ये आपका खुरीकला जो कि दौसा में स्थित है वहां पे खोला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शहरी परिवारों को 100 दिन का अवकाश जो रोजगार है वो देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ध्यान रहे इस योजना के अंदर जो बजट पारित किया गया है वो 800 करोड़ रुपए का व्यय इसमें किए जाने की बात इस बजट में कही गई है। दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं एम नरेगा 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार, साथ ही 750 रुपए करोड़ का व्यय इसमें बताया गया है। आपको बता दूं दोनों स्कीम्स अगर आप देख पा रहे हैं, जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है उसमें 800 करोड़ का प्रावधान है, साथ ही 100 दिन का इसमें रोजगार दिया जाएगा। ध्यान रहे शहरी परिवार के लिए ये है, लेकिन एम नरेगा 100 दिन का जो दिया जाता था इनको रोजगार, अब 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा और 750 रुपए का फंडिंग किया जाएगा। ध्यान रहे ये हमारे पास में गांव की स्कीम है और गांव के अंदर ही रोजगार इसमें दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो यहां से देखें तो हमारे पास में राजस्थानी स्मार्ट सिटी हाल ही में जो घोषित किए गए, आपको बता दूं जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, ये हमारे पास में सिटीज़ हैं जो स्मार्ट सिटी के रूप में काम करेंगी और स्मार्ट सिटी के रूप में राजस्थान की जो स्मार्ट सिटी है वो कहलाएंगी। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो सिटीज़ का जो एनवायरनमेंट है, सिटीज़ की जो रख रखाव है, सिटीज़ की जो सामाजिक तत्व हैं और सिटीज़ की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे इनको व्यवस्थित करके ये स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है। ध्यान रहे हमारे पास में राजस्थान की तो वैसे बेसिकली केंद्र के हिसाब से 4 ही स्मार्ट सिटी हैं जिसमें आप देख ही पा रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में टोटल 6 सिटीज़ ऐसी हैं जो राजस्थान स्मार्ट सिटी के रूप में जानी जाएंगी। ध्यान रहे आपसे ऑप्शन पे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा शहर स्मार्ट सिटीज़ में नहीं आता राजस्थान का, तो ध्यान रहे वो हमारे पास में इसके अंदर आप छाट लेंगे। तो चलिए बात करते हैं 6 के अलावा अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। नए विकास प्राधिकरण राजस्थान के कोटा उदयपुर जिले में हाल ही में इसमें खोले जाने की घोषणा कर दी गई है। मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड एंड इंटर स्टेट बस टर्मिनल सिंधी कैंप जयपुर को बनाया जाएगा। साथ ही प्रत्येक विधानसभा में सड़क निर्माण कार्य हेतु 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। अगर बांध की बात करें और उसके स्थान की बात करें तो हाल ही में जो करंट जीके के रूप में जो चर्चा में रहा है और ये राजस्थान बजट में इसको घोषित भी किया गया है, भुजा चक जो सांडमारिया जो कि सालगांव में स्थित है। ध्यान रहे
भूजाचक सांडमारिया जो है वो कोटड़ा उदयपुर में स्थित है और सालगाम जो है वो सिरोही के अंदर स्थित है। तो ये दो बांधों का जो हाल ही में बजट के अंदर इनका जो बजट है वो घोषित कर दिया गया है और जल्द ही इनका काम शुरू कर दिया जाएगा। ध्यान रहे, भूजाचक सांडमारिया राजस्थान के उदयपुर कोटड़ा में स्थित है, लेकिन सालगाम की बात करें तो ये हमारे पास में सिरोही जिले में स्थित है। दो इंपॉर्टेंट बांध है, इनको बिल्कुल आप रट लें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारे पास में छबड़ा ताप विद्युत गृह में 12 के 660 मेगावाट की दो इकाइयां कालीसिंध ताप विद्युत गृह झालावाड़ और 800 मेगावाट की तीसरी इकाई का शुभारंभ कर दिया है। घोड़ा बीकानेर में लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट की लगाए जाने की घोषणा इस बजट में कर दी है। ध्यान रहे, घोड़ा बीकानेर जो है उसमें लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा, इसमें घोषणा कर दी गई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हाल ही में इलेक्ट्रिसिटी इसके बजट को, इस इलेक्ट्रिसिटी बिल को देखते हुए यहाँ पे काफ़ी प्रकार के अनुदान राज्य सरकार के द्वारा दिए गए हैं गरीबों को। तो सबसे पहले यहाँ पे 100 यूनिट बिजली के उपभोग पर 50 यूनिट आपकी फ्री रहेंगी। साथ ही 100 से 150 यूनिट अगर आप लोग कंजम्पशन करते हैं यानी कि खपत करते हैं तो उसके ऊपर आपको 3 रुपये प्रति यूनिट का अनुदान राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। 150 से अगर 300 यूनिट तक अगर आप खर्चा करते हैं तो 2 रुपये प्रति यूनिट अनुदान राज्य सरकार के द्वारा आपके बिल जो इलेक्ट्रिकल का बिल है उसमें आपको दिया जाएगा। बोटनिकल गार्डन राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर इन संभाग में स्थित है। ध्यान रहे, उसके बाद में संविदा कर्मियों के हितों के लिए राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट एक्ट 2022 को 11 जनवरी 2022 से लागू कर दिया गया है। ध्यान रहे, राजस्थान के अंदर ये एक्ट जो है 11 जनवरी 2022 से शुरू कर दिया गया है। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। राजस्थान के अंदर ई वेस्ट रिसाइकिल पार्क जो है जयपुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान राजस्थान के जोधपुर में स्थित है, जो कि बार काउंसिल्स ऑफ राजस्थान के नाम से जानी जाती है। राजस्थान मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 1.33 करोड़ चिरंजीवी परिवारों को, उनके महिलाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ में निःशुल्क स्मार्टफोन इस स्कीम के तहत दिए गए हैं। ध्यान रहे, राजस्थान की मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत ये काम किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान दौलतपुरा के अंदर खोला जाएगा। सैनिक कल्याण भवन जयपुर में खोला जाएगा। साथ ही 1 जनवरी 2004 के बाद जिनकी नियुक्ति कार्मिकों की पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। ध्यान रहे, 1 अप्रैल 2022 से ये स्कीम लागू की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में बजट जो है वो एग्रीकल्चर से संबंधित है, यानी कि अभी हाल ही में जो कृषि बजट यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा अलग से घोषित किया गया है, अलग से उसका बजट पारित किया गया है, तो उसकी भी हम उन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो हमारे लिए सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ एग्जाम निकालना है, इससे ज़्यादा हमारा कोई मोटो यहाँ पे नहीं है। तो चलिए दोस्तों, उन क्वेश्चंस की ओर मैं आपको लेके चलता हूँ जो आगामी एग्जामिनेशन या पहले के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, राजस्थान का पहला कृषि बजट 2022 और 23 रहने वाला है। नोट, अगर बात करें पहला जेंडर बजट की बात करें 2022 और 2012 और 13 बताया मैंने। उसके बाद में पहला पेपरलेस बजट 2021 को बताया। साथ ही हम बात करें 18 नए कृषि विश्वविद्यालय यानी कि महाविद्यालय इस बजट में खोले जाएंगे कृषि बजट के तहत। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र राजस्थान के देवली टोंक में खोला जाएगा। पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान नाथद्वारा जो कि राजसमंद में खोला जाएगा। मिल्क प्रसंस्करण प्लांट राजस्थान के राजसमंद में खोला जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट संभागीय मुख्यालयों पर खोले जाने की बात इस बजट में कही गई है और इनकी भी जो क्रियान्वयन का जो कार्यक्रम है वो जल्दी यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। राज्य में 11 नवीन मिनी फूड पार्क की घोषणा भी कर दी गई है। ध्यान रहे, 11 नवीन मिनी फूड पार्क है। बायो पेस्टिसाइड एंड बायो एजेंट इंटीग्रेटेड लैब जो है वो टोंक पे खोली जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायो पेस्टिसाइड एंड बायो एजेंट इंटीग्रेटेड लैब जो है राजस्थान के टोंक जिले में खोली जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, मिलेट उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान के जोधपुर में खोला जाएगा। बाजरा उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर में खोला जाएगा। एपी कल्चर उत्कृष्टता केंद्र भरतपुर में खोला जाएगा। राजस्थान के अंदर शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला राजस्थान के गंगानगर में स्थित है, गंगानगर में खोली जाएगी इस बजट के तहत। चलिए बात करते हैं योजना की राशि जो हाल ही में 2000 करोड़ से बढ़कर 5000 करोड़ कर दी गई है, जो कि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के रूप में आप इसको जानते हैं।
इसमें टोटल 11 उप मिशन चलाए जाएंगे। राजस्थान जैविक खेती मिशन पहला आपका मिशन ये रहने वाला है। एक मिनट, पहला मिशन राजस्थान जैविक खेती रहेगा। दूसरा मिशन आपका राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास में राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन, राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, साथ ही यहाँ पे राजस्थान वानिकी उद्यानिकी विकास मिशन रहेगा। उसके बाद राजस्थान के अंदर फसल सुरक्षा मिशन रहेगा, राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन रहेगा, राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन जो कि टीडीओ के लिए 1000 ड्रोन यहाँ पे किसानों को दिए जाएंगे। राजस्थान कृषि श्रमिक के संबल मिशन जो है भूमिहीन श्रमिकों को कृषि यंत्रों हेतु 5000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन भी यहाँ पे इसमें शामिल है। और लास्ट हमारे पास में राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन जो है वो इसमें शामिल है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो ब्लॉक स्तर पर नंदीशाला खोले जाने की बात इस बजट में कही गई है। तो नंदीशाला अब हर ब्लॉक वाइज यहाँ पे खोले जाएंगे। राजस्थान की पहली नंदीशाला बाड़मेर में बनाई गई है। ध्यान रहे, मिनी एग्रो पार्क की स्थापना राजस्थान के चैनपुरा निवाई के अंदर कर दी गई है। तो दोस्तों ये हमारे पास में राजस्थान के बजट से जुड़े हुए उन पहलू, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने बात की जो आगामी एग्जामिनेशंस में या फिर इससे पूर्व जितने भी आरपीएससी या राजस्थान कर्मचारी या फिर राजस्थान हाई कोर्ट के एग्जामिनेशंस किए गए हैं तो उसमें आपको हूबहू यहाँ पे मिल जाएंगे। जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आरपीएससी के द्वारा आयोजन हो या फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजन हो, सभी में जो राजस्थान का करंट जीके पोर्शंस आता है जहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, तो वहाँ से आप लोग यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हालांकि ये चीज़ें तो डिपेंड होती है किस प्रकार की एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि आरपीएससी के द्वारा आयोजन होने वाले सेकंड ग्रेड हो, चाहे आरएसएमबी वाले रीट एग्जामिनेशंस हो या फिर ईओआरओ जो आरपीएससी के द्वारा होना है या फिर एफएसओ एग्ज़ाम जो हाल ही में निकली है वैकेंसीज, और उसके बाद में जो टाउनशिप ऑफिसर्स का है, तो ये सभी जो वैकेंसीज हैं चाहे राजस्थान हाई कोर्ट का हो, तो ये सभी वैकेंसीज में राजस्थान करंट जीके का पोर्शंस तो आना ही आना है। तो यहाँ से लगभग आपको 8 से 10 क्वेश्चंस का एवरेज यहाँ पे राजस्थान के करंट जीके, राजस्थान के बजट, राजस्थान की इकोनॉमी सर्वे, राजस्थान के पर्यावरण अध्ययन से मुद्दे, ये सभी जो जानकारी है करंट मुद्दे के लेके यहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये कंटेंट समझ गए होंगे। आज का मुद्दा हमारा रहेगा राजस्थान इकोनॉमी सर्वे जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 2021-22। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपके सामने डिस्कस किया था राजस्थान बजट 2022 और 23 करके कंप्लीट सारांश एमसीक्यू आधार पे, और जो पॉइंट हमारे एग्जाम्स पॉइंट से यूज़ है वही चीज़ें हम यहाँ पे वीडियोस में डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियोस को। शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही लाइक्स और कमेंट जरूर करें। कैसा आपको ये वीडियोस लगते हैं जरूर हमें अपनी राय दें। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा को लेके, यानी कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021 और 22 से जितने भी करंट जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको इस वीडियोस में कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहला पॉइंट दे रखा है स्थिर कीमतों, यहाँ से देखें सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है। देखिए इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक वित्तीय वर्ष में या फिर यूँ समझे एक साल में राज्य के निवासियों द्वारा जितना भी उत्पादन किया जाता है और अंतिम वस्तु का जो सेवा का मौद्रिक मूल्य होता है जिस पे वो बिकी है, तो उसे हम कहते हैं राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीएसडीपी कहते हैं। तो ध्यान रहे, एक वर्ष में आकलन किया गया उत्पादन और सर्विस वो आपकी क्या कहलाती है, जीएसडीपी। उसके बाद में इसके 2 आधार यहाँ पे लिए गए हैं। किसी भी राज्य की जीडीपी अगर आपको मेज़र करनी है तो हमें 2 आधार यहाँ पे चाहिए। पहला आधार तो वो जो स्थिर कीमतें, जिनकी कीमतें कभी भी ऊपर नीचे नहीं होती, स्थिर रहती है। और दूसरा हमारे पास में प्रचलित मूल्य, जिनकी कीमतें साल के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होती रहती है। जैसे आपका खाद्यान्न हो गया, जैसे आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गया, जैसे आपके जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास में प्रचलित है, यानी जो जिस प्रकार से ये बदलेंगी या फिर आप कह सकते हो कि इनमें परिवर्तन जो होगा तो वो हमारे पास में है। तो ये हमारे पास में जो वर्तमान वर्ष है, जिस वर्ष का हम पढ़ेंगे उसका ही अपन प्रचलित मूल्य लिया जाता है। परंतु स्थिर कीमतें जो होती हैं वो हमारे पास में राजस्थान के आर्थिक समीक्षा में 2011 और 12 के आधार मान के वहाँ से स्थिर मूल्य यानी स्थिर कीमतों का आकलन यहाँ पे राजस्थान के आर्थिक समीक्षा में किया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट।
हाल ही में जीएसडीपी के आधार को हमने देख लिया कि दो आधार यहाँ पे रहेंगे, जिसमें स्थिर कीमत रहेंगी, दूसरे में प्रचलित कीमत रहेंगे। उसके बाद में बात करें तो अगर हम बात करें जीएसडीपी के आधार वर्ष 2020 और 21 को लेके, तो यहाँ से हम बात करेंगे 66, अगर आप देखें यहाँ पे डिजिट आप देख पा रहे हैं कि 6,60,118 करोड़ जो है, जो स्थिर कीमत यहाँ पर रही है 2020 और 21 के इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे। लेकिन अभी हम बात करें जो अभी राजस्थान का 2021 और 22 जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके आधार पे अगर आप देखें तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं 7,33,000 यहाँ पे 17, ये चीज़ आप देख सकते हैं 7.33 लाख जो करोड़ हैं उतना यहाँ पे हाल ही में स्थिर कीमतों पे मूल्य इस इकोनॉमिक सर्वे में रहा है। तो इस चीज़ को आप रट के जाएं कि 7.33 लाख करोड़ जो है स्थिर कीमतें हैं। अगर बात करें प्रचलित कीमतों की बात, तो यहाँ से आप याद करेंगे 11.96 लाख करोड़। तो ये हमारे पास में प्रचलित कीमतों पे जो हाल ही में रहा है जो 11.96 लाख करोड़ है। और अगर बात करें स्थिर कीमतों की तो इसमें 7.33 लाख करोड़ है। तो ये हमारे पास में जो हाल ही में स्थिर कीमत और प्रचलित कीमतों के आधार पे जो आर्थिक समीक्षा है उनके डेटास थे। इनको आप एकदम से बिल्कुल याद करें, एग्जाम में डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें किसी प्रकार की आपको सस्पेंशन नहीं होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, स्थिर कीमतों पर भारत की संपूर्ण जीडीपी की बात करें तो राजस्थान का जीडीपी यहाँ पे योगदान जो रहा है भारत में 4.96% रहा है। 4.96% राजस्थान की जीडीपी का कॉर्पोरेशन जो कंट्रीब्यूशन है वो भारत की जीडीपी में है। ध्यान रहे 4.96%। अगर आपसे डायरेक्टली पूछे कि राजस्थान का कितना कंट्रीब्यूशन भारत की जीडीपी में है तो आपका 4.96% हो गया। प्रचलित कीमतों पर भारत की जीडीपी में राजस्थान का कितना योगदान है तो ये ध्यान रहे 5.15% है। तो हमने जो पहले बात की स्थिर कीमतों पे तो भारत की जीडीपी में राजस्थान का योगदान जो है 4.96 है, लेकिन प्रचलित कीमतों में राजस्थान की जीडीपी का योगदान जो है भारत की जीडीपी में वो कितना है 5.15% है। तो ध्यान रहे 4.96 और 5.15% ये आपको याद करने हैं। उसके बाद में हाल ही में भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीडीपी का योगदान लगभग 5% रहा है। तो वही चीज़ आ गई। चलिए बात करते हैं आर्थिक वृद्धि दर की बात करें तो आर्थिक वृद्धि दर जो रहा है कितना यहाँ पे वृद्धि हुई है तो वो चीज़ें हम बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा हो गया आर्थिक वृद्धि दर। तो इसमें हम आधार की बात करें तो 2020 और 21 की और 21 और 22 की मैं आपको तुलना यहाँ पे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले स्थिर कीमतों की बात करें तो 2020 और 21 में आर्थिक वृद्धि दर जो रही है वो कमी रही है, यानी घटोतरी रही है। कितनी 2.86% याद रहे। लेकिन 2021 और 22 की बात करें तो इसमें 11.04% की बढ़ोतरी अब की बार इस जीडीपी के आधार पे इस राजस्थान के आर्थिक समीक्षा में देखने को मिली है। तो काफ़ी अच्छा डेटा है। अभी आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर स्थिर कीमतों के आधार पर कितनी रही तो आप यहाँ पे आंसर देंगे 11.04%। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आर्थिक वृद्धि दर में अभी हाल ही में वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है, और वृद्धि हुई है तो कितने की हुई है और कमी हुई तो कितने की हुई है। तो ध्यान रहे अभी वृद्धि हुई है जो कि 11.04% रही है। अगर बात करें प्रचलित कीमत की बात पे तो पहले की जीडीपी 20 और 21 की बात करें आर्थिक वृद्धि दर वो 1.43% रही। लेकिन अभी हाल ही में 2021 और 22 के आर्थिक समीक्षा के आधार पे बात करें तो 18.04% रही। दोनों आप डेटा याद कर लें 11.04% स्थिर कीमतों की रही है और प्रचलित कीमतों की 18.04 है। तो 11.04 और 18.04, 04 तो कॉमन है, पहले में 11 और दूसरे में 18। ठीक है, इन चीज़ों को आप एकदम से याद कर लें। इस वर्ष राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर में सकारात्मक दर देखने को मिली है, ये भी आप याद रखें, नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक दर है। ठीक है, कितनी है 11.04, 18.04 किसके आधार पे है स्थिर और प्रचलित कीमतों पे। किसकी बात कर रहे हैं आर्थिक वृद्धि दर की। ठीक है, ये तीन डेटा आप याद रखिए। आगे बात करते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें। अगर मैं बात करूं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की तो हमारे पास में जो डेटा NSDP जो होता है यानी कि नेट स्टेट आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, इसमें टोटल आपकी GSDP जो है उसमें से हम मूल्य ह्रास घटा देंगे, जितना भी मूल्य का घाटा हुआ है वो चीज़ हम इसमें घटा देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा NSDP बच जाएगा। ध्यान रखिए फॉर्मूला आप देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसमें हम बात करें
स्थिर कीमतों पे हम बात करें, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो रहा है 6.48 लाख करोड़ रहा है, याद रहे। उसके बाद में प्रचलित कीमतों की बात करें तो 10.78 लाख करोड़ यहाँ पे रहा है। तो हमारे पास में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो राजस्थान का है, जो स्थिर कीमतों में तो है हमारे पास में 6.48 लाख करोड़ है, लेकिन प्रचलित कीमतों पे राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 10.78 लाख करोड़ है। तो ये दोनों डेटा आपको एकदम से तोते की तरह रटे, क्योंकि ईओआरओ में इसी प्रकार के क्वेश्चन से मैचिंग वाले पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में राजस्थान की या फिर राज्य की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के आधार पर कितना योगदान यहाँ पे रहा है। देखिए, राजस्थान की जीडीपी की बात करो या फिर भारत की जीडीपी की बात करो, तो हमारे पास में इसमें कुछ क्षेत्र यहाँ पे आते हैं, जिसमें हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, उसके बाद उद्योग क्षेत्र हो गया, उसके बाद सेवा क्षेत्र हो गया। तो ये 3 क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है राजस्थान की इकोनॉमी में, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में। तो ये 3 आधार बेसिक लिए जाते हैं, हालांकि आधार तो और भी हैं, लेकिन इन 3 का जो बेसिक आधार जो है वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी वर्दी यहाँ पे इसमें देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन्हीं का होता है। तो पहले हम बात करें कृषि की, तो कृषि में स्थिर कीमतों पे जो हाल ही में जो रहा है वो 28.85% रहा। उसके बाद में प्रचलित कीमतों की बात करें तो प्रचलित कीमतों में 30.23% रहा। अगर बात करें इसमें कितनी वृद्धि हुई तो आपको 4.78 यहाँ पे बतानी है कृषि क्षेत्र में। अगर बात करें राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021 और 22 के आधार पर राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि के अंदर कितनी वृद्धि देखी गई, तो हमारे पास में 4.78% जो है वृद्धि देखी गई है। ध्यान रहे, सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है, ठीक है। अगर उद्योग की बात करें तो उद्योग पहल जो हमारे पास स्थिर कीमत है उसमें 26.34 है, और उसके बाद में जो प्रचलित कीमत है वो 24.67 है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 15.37% की वृद्धि देखी गई है, जो कि सर्वाधिक यहाँ पे उद्योग में रही है इस साल। अगर सेवा की बात करें, सर्विस की बात करें तो 44.81% है, स्थिर कीमतों पे सबसे ज़्यादा रही है। और प्रचलित कीमतों की बात करें तो 45.10% है, ये इससे भी ज़्यादा है। और लगभग 11.89% है अगर बात करें तो स्थिर कीमतों और प्रचलित कीमतों के आधार पर वृद्धि 11.89% हमारे पास में सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र में देखी गई है। तो ये हमारे पास में 3 डेटाज थे, इनको बिल्कुल आप याद करें कि हमारे पास में कृषि प्रचलित पे 28.85 है, और उसके बाद में स्थिर पे 28.85 है, प्रचलित पे 30.23 है। और बात करें इसकी प्रतिशत में वृद्धि दर की तो 4.78 रही है। उद्योग की बात करें तो 26.34% स्थिर कीमत है, और प्रचलित कीमतों की बात करें तो 24.67 है। और टोटल हम बात करें तो वृद्धि दर जो रही है 15.37% रही है। उसके बाद में सेवा क्षेत्र की बात करें तो स्थिर कीमतों में 44.81% रही है, और 45.10% हमारी प्रचलित दर रही है। और उसके बाद में अगर बात करें वृद्धि दर की तो 11.89% जो है हमारे पास में इस क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिली है। सेवा की हम बात करें, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे पास में उद्योग का रहा है 15.37%। ध्यान रहे, उससे कम हमारे पास में 11.89% सेवा का रहा है। उसके बाद में हमारे पास में कृषि का रहा। तो इस प्रकार से आपके पास में ऑर्डर हो सकता है कि सबसे पहले हमारे पास में इंडस्ट्री हो गया, उसके बाद में हमारे पास सबसे ज़्यादा हो गया सेवा यानी कि सर्विस सेक्टर, और उसके बाद में हमारे पास हो गया एग्रीकल्चर। तो ध्यान रहे, हमारे पास में एग्रीकल्चर का जो वृद्धि दर है सबसे कम रहा है। कारण क्या है आप समझ ही सकते हैं, हमारे पास में अभी कोविड की रिगार्डिंग में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। सभी क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है, बिल्कुल सही बात है। सर्वाधिक वृद्धि दर उद्योग में रही है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। किस प्रकार से इसको आप अरेंज करेंगे, उद्योग पहले, सेवा, कृषि, इस प्रकार से इसको आपको जो क्रम है वो पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं पर कैपिटल इनकम की बात करते हैं, यानी प्रति व्यक्ति आय का जो ब्यूरो है वो इस आर्थिक समीक्षा में कितना रहा। तो इसके आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास में राजस्थान में जो स्थिर कीमत है और जितनी वृद्धि है दोनों की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान में 2020 और 21 में स्थिर कीमत जो रही है वो आपका ये यहाँ से देख सकते हैं कि वृद्धि दर तो हमारे पास में 9.76% रही है, और जो स्थिर कीमत है वो हमारे पास में 81,231 यहाँ पर रही है। तो ये देख सकते हैं 81,231 हाल ही में स्थिर कीमतों पर कैपिटा इनकम राजस्थान की रही है, जिसमें 9.76% वृद्धि देखी गई है। ठीक है, ये आप डेटा को याद करें।
अगर भारत की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं, बाकी हमारे राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी ऊपर वाली, तो ये मैंने आपको बता दी है। भारत के हिसाब से हम बात करें तो हमारे पास में 93,973 जो रही है वो स्थिर कीमत पे रही है, और 8.44% वृद्धि इसमें देखने को मिली है। प्रति व्यक्ति जो आय है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रति व्यक्ति आय की प्रचलित कीमतों पर। तो प्रचलित कीमतों पे राजस्थान की हम बात करें 2021 और 22 की, तो 16.63% जो रही है वो तो वृद्धि रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और टोटल हमारे पास में 1,35,218 जो है वो हमारे पास में पर कैपिटा इनकम रही है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय रही है प्रचलित कीमतों पे। ध्यान रहे हमारे पास में अगर बात करें स्थिर कीमत की, जिसमें मैंने आपके सामने बात की 81,231 थी, जिसमें 9.76% वृद्धि थी। लेकिन प्रचलित कीमतों की बात करें तो इसमें हमारे पास में 1,35,218 है, लेकिन 16.63% वृद्धि है। तो ये डेटा आप बिल्कुल याद करें, ध्यान रहे स्थिर कीमतों पे 9.76% की वृद्धि थी और यहाँ पे 16.63% वृद्धि है प्रचलित कीमतों पे। ठीक है, ये दोनों डेटा आप याद होने चाहिए। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर्ज जो वृद्धि है वो दर्ज की गई है। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर से कम है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं होल प्राइस इंडेक्स की, जिसमें आपका थोक मूल्य सूचकांक इसको कहते हैं। सबसे पहले थोक मूल्य सूचकांक बेसिकली थोक मूल्य की पर महंगाई का मापन करना है कि जो हमारे पास में पहले की कॉस्ट रही है उससे कितना प्रतिशत महंगी चीज़ें बिकी है, वो हमारे पास में होल प्राइस इंडेक्स होती है। कई बार आप मार्केट में जाते हैं तो होल प्राइस इंडेक्स पे या फिर होल प्राइस पे लेके आते हैं, यानी काफ़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में कोई वस्तु खरीदते हैं और उसको आप होल प्राइस पे खरीदते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो इनिशियली जो प्राइस है उसके ऊपर आपने लिया है और उसके बाद में आप उसको मार्केट में उसकी जो प्रचलित कीमत है उसके ऊपर आप उसको सेल करेंगे, बेचेंगे, ये चीज़ इसका मतलब होता है। तो होल प्राइस इंडेक्स राजस्थान में जो इसका आधार वर्ष रखा गया है वो 1999 से 2000 रखा गया है। ध्यान रहे 1999 से 2000 इसका जो आधार वर्ष रखा गया है, होल प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। इसमें थोक मूल्य पर महंगाई का मापन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें प्रारंभिक स्तर की महंगाई का मापन करते हैं जो कि वस्तुएं इसमें शामिल है। अगर बात करें ये राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक महीने में जारी की जाती है। ये भी आप याद रखें, आपसे पूछा जा सकता है कि होल प्राइस इंडेक्स राजस्थान में वर्ष में कितनी बार यहाँ पे जारी की जाती है, तो आपको कहना है कि वर्ष में तो 12 बार हो गई, लेकिन अगर बात करें तो बेसिकली प्रत्येक महीना का एक हो गया, तो इस प्रकार से आप एक महीने की एक मान सकते हैं। और इसका आधार वर्ष 1999 से 2000 है। इसमें टोटल हम बात करें 154 वस्तुएं हाल ही में शामिल हैं। अगर इसमें वस्तुओं को शामिल किया जाता है तो कुछ वस्तुएं यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ आप देखें। तो इसमें सबसे पहले वस्तुएं में प्रारंभिक वस्तुएं की बात करें, जिसमें 75 पहली प्रारंभिक वस्तुएं है और इसका भारांश जो है 33.89 है। उसके बाद में मैन्युफैक्चर जो वस्तुएं हैं जिसे विनिर्मित वस्तुएं कहते हैं, तो इसको 69 टोटल संख्या इसमें शामिल है और 49.85 इसका भारांश है। ईंधनीय यानी फ्यूल पे आधारित जितनी वस्तुएं हैं वो 10 हैं और इसका भारांश 16.25% है। तो ये भी आप याद रखें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट डेटास की, जिसमें संख्या के आधार पर सर्वाधिक वस्तुएं प्रारंभिक वस्तुएं भारांश के आधार पर सबसे ज़्यादा वस्तुएं विनिर्मित है, यानी कि मैन्युफैक्चर जो वस्तुएं का भारांश जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। लेकिन वस्तुएं की बात संख्या की बात करें वस्तुएं वो तो हमारे पास में ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा आपका प्रारंभिक वस्तु है। लेकिन उसका भारांश की बात करें तो सबसे ज़्यादा भारांश मैन्युफैक्चर सेक्टर का, यहाँ से आप देख सकते हैं 49.85। ठीक है, तो ये डेटा आप याद रखें। अगर बात करें होल प्राइस इंडेक्स की 2020 और 21 की आर्थिक समीक्षा के आधार पर 330.86 रही, लेकिन 2021 और 22 की बात करें तो 363.23 रही। तो इस वर्ष में 363.23 रही है। तो ध्यान रहे होल प्राइस इंडेक्स में लगभग हम बात करें तो 9.78% की जो वृद्धि है वो यहाँ पे दर्ज की गई है। आपसे पूछ सकते हैं कि डायरेक्टली होल प्राइस इंडेक्स की में कितनी वृद्धि दर्ज इस आर्थिक समीक्षा के आधार पर की गई है, तो 9.78% जो वृद्धि है वो इसमें दर्ज की गई है।
उसके बाद में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसके नाम से जानते हैं, यह खुदरा स्तर पर उपभोक्ता स्तर की महंगाई का मापन यहाँ पे करता है। जो खुदरा हम बेचते हैं, जैसे 2 रुपये की कुरकुरे बेच दिए, 4 के बेच दिए, और वो हमारे पास होल प्राइस जैसे एक साथ खरीद लिया और फिर उसको टुकड़ों में अपन ने सेलिंग कर दी, तो वो चीज़ें यहाँ पे उपभोक्ता मूल्य प्राइस कहलाती है। इसमें अंतिम स्तर पर महंगाई का मापन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में इसमें भी मासिक जारी की जाती है, हर महीने ये जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो जारी की जाती है। इसमें हम बात करें तो 4 श्रेणियां इसमें होती हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए होती है सीपीआई, जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, और आधार वर्ष 2016 है। इसके आंकड़े 3 केंद्र में यहाँ पे लिए जाते हैं। तो हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें अलवर भीलवाड़ा, अभी हाल ही में इसके इन केंद्रों पे आधार पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स औद्योगिक श्रमिकों के आधार पर जारी की गई है। हर महीने ये जारी होती है। और सितंबर 2022 की बात करें तो इसमें 2001 का जो आधार वर्ष को लेते हुए जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा इसमें शामिल थे। भारत में कुल 88 केंद्र बनाए गए हैं, तो ये भी आप याद रखें। हाल ही में हम बात करें 8% 2021 की बात करें तो इसमें हमारे पास में 2 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, अलवर, भीलवाड़ा। ध्यान रहे इसमें अजमेर निकाल दिया गया है, अजमेर को आपको याद नहीं करना। बाकी अलवर है और आपका भीलवाड़ा इसमें शामिल है। उसके बाद में कृषि श्रमिकों के आधार पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 1986 से 87 का आधार वर्ष इसमें माना गया है। उसके बाद में हमारे पास में अगर बात करें ग्रामीण श्रमिकों के हेतु सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसका आधार वर्ष 1986 और 87 माना गया है, जिसमें ABC इसमें श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा ये जारी की जाती है। संयुक्त सीपीआई या ग्रामीण शहरी सीपीआई की बात करें, आधार वर्ष 2022 है और ये जारी करता है आपका जो सीएसओ डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये जारी की जाती है। उसके बाद में हमारे पास में राजकीय घाटे की बात कर लेते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से राजकीय घाटे यहाँ पे हुए हैं। अगर बात करें राजकोषीय घाटा, जिसमें कुल व्यय के अंदर से हमारे पास में उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियां है वो घटा दी जाए तो हमारे पास में राजकीय घाटा आ जाएगा। तो ध्यान रहे राजकीय घाटे का मतलब ये होता है कि जितना भी किसी वस्तु पे आपने व्यय किया है, या फिर यूँ समझे आपने मार्केट से जितनी वस्तु खरीदी है तो आपके द्वारा जितना व्यय किया गया है, जितना आपके द्वारा पेमेंट किया गया है, उसके अंदर जितना केस तो आपने दे दिया वो तो आपका है ही है, लेकिन जितने आइटम पे आपने उधारी छोड़ दी तो वो घटा दी जाए, तो जो मूल्य बचता है वो हमारे पास में राजकीय कोषीय घाटा है, यानी इतना आपको घाटा हुआ है खरीदने के लिए ये वस्तु। उसके बाद में राजकोषीय प्रबंधन हेतु हम बात करें, जिसमें FRBM एक्ट 2003 के अनुसार है, और राज्य की बात करें तो FRBM जो एक्ट है 2005 के आधार पे है। तो केंद्र में तो FRBM एक्ट 2003 के आधार पे जो है वो आंकी जाती है, और राज्य में 2005 FR जो BM एक्ट है उसके आधार पे प्रति वर्ष बजट के साथ FRBM एक्ट, जिसका पूरा नाम फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट होता है। ध्यान रहे FRBM का पूरा नाम जो है ये भी आप याद रखें, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका बजट मैनेजमेंट एक्ट इसका पूरा नाम होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट राजकोषीय घाटा 2020 और 21 की बात करें तो हमारे पास में टोटल 5.86% GDP का रहा। अगर हम डिजिट्स में बात करें तो यहाँ पे 59,375 करोड़ का घाटा कोविड-19 के सहित इसमें आंका गया है। विगत वर्ष की तुलना में अभी हाल ही में जो घाटा है राजकोषीय घाटा उसमें वृद्धि देखी गई है। कोविड-19 रहित 3.20% GDP का, या फिर आप कहे 59,375 करोड़ का घाटा अभी हाल ही में लगा है, कोविड-19 इसमें शामिल है। उसके बाद में कोविड इसमें रहित है, ठीक है। FRBM एक्ट 2003 के अनुसार राजकोषीय घाटा GDP का 3% होना चाहिए, तो 3% यहाँ पे घाटा इसमें आंका गया है, यानी कि इसमें होना चाहिए। मुख्य उद्देश्य ऋणों का अनुमान लगाना है। राजकोषीय घाटे में वृद्धि के कारण की हम बात करें, कोविड प्रबंधन हेतु ऋण देना केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र द्वारा GST की क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान की जगह ऋण देना, ये इसके मुख्य उद्देश्य रहे। राजकोषीय देनदारियों का घटता क्रम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें आंतरिक ऋण, उसके बाद में राज्य बीमा प्रावधायी निधि आती है, उसके बाद में आरक्षित निधि आती है, उसके बाद में केंद्र सरकार से ऋण कितना लिया है वो चीज़ आती है। तो 4 जो हैं इनके आप क्रम याद रखें। सबसे पहले आंतरिक ऋण यानी अंदरूनी जो हम देते हैं, फिर राज्य बीमा के द्वारा दिया जाता है, फिर आरक्षित निधि जिसे रिजर्व फंड कहते हैं, उसके बाद में केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये 4 ऋण का जो आपके पास में क्रमांक है वो आप यहाँ पे याद रखें।
उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें विगत वर्ष की तुलना में देनदारियों की वृद्धि हुई है, यानी वृद्धि आकी गई है। 2020 और 21 में देनदारियों जो जीडीपी का 40.51% था, तो ये भी आप याद रखें। एफआरबीएम के तहत लक्ष्य की बात करें तो 2020 और 21 में जो लक्ष्य रखा गया है जीडीपी का 34% लक्ष्य रखा गया है, और 2020 और 21 में ये लक्ष्य 40.51% था। लेकिन अभी हम बात करें जीडीपी का 34% जो है वो लक्ष्य के रूप में रखा गया है। तो ये दोस्तों हमारे पास में कुछ राजकोषीय या फिर सार्वजनिक वित्त राजकोषीय घाटे थे। कितना घाटा यहाँ पे राज्य सरकार के जो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे हुआ है, तो टोटल आप देख ही चुके हैं। राजस्थान के अंदर जो घाटा हमने बात की है, तो उसकी अगर मैं वन लाइनर आपको बता देता हूँ। टोटल जीडीपी का 59,375 करोड़ यहाँ पे घाटा लगा, जो कि जीडीपी का 5.86% आंका गया है। ध्यान रहे, राज्य के अंदर एफआरबीएम एक्ट 2005 के अनुसार ये आंका जाता है। अगर बात करें राजकोषीय घाटे की, तो कुल व्यय के अंदर अगर आप उधारियों को छोड़ दें, कुल प्राप्ति उधारियों की जो है उनको छोड़ दें, तो हमारे पास में राजकोषीय घाटा निकल के आ जाता है। और एफआरबीएम एक्ट 2005 के अनुसार हमने वाका है। अगर बात करें एफआरबीएम एक्ट 2003 के तहत राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3% यहाँ पे आका गया था, ये भी आप याद रखें। साथ ही इसमें हमारे पास में 40.51% जीडीपी का हाल ही में ये घाटा जीडीपी का 40.51% हाल ही में 2020 और 21 के अनुसार है, तो ये भी याद रखें। एफआरबीएम के तहत जो लक्ष्य रखा गया है वो हमारे पास में जीडीपी का 34% रखा गया है, और 2020 और 21 में ये लक्ष्य 40.51% रखा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्व प्राप्तियां, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। राजस्व प्राप्तियां के अंदर हमारे पास में 2020 और 21 में राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में 4.14% की कमी हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बात करें राजस्व प्राप्ति की, तो हमारे पास में 4.14% की कमी यहाँ पे आकी गई है। लेकिन बात करें अगर हम राजकोषीय घाटे की, तो ये हमारे पास में 3% आंका गया था, आपको ध्यान हो तो। और ये एफआरबीएम एक्ट 2003 के अनुसार था, ठीक है। और वृद्धि की बात करें तो 5.86% था राजकोषीय घाटा, याद रखिए, ठीक है। लेकिन राजस्व प्राप्तियां की बात करें तो 4.14% कमी हुई। कुल राजस्व प्राप्तियां जीडीपी की जो रही है वो 13.25% रही है। 13.25% कुल जीडीपी की है, ध्यान रखें। उसके बाद राजस्व प्राप्तियों की हिस्सेदारी की बात करें, सेवा का कर राजस्व, उसके बाद केंद्रीय करों का हिस्सा, केंद्रीय सहायता कर, मिश्र राजस्व, ये सभी इसमें शामिल है। राज्य के सेवा के द्वारा राजस्व में 1.75% वृद्धि देखी गई। सर्वाधिक वृद्धि मुद्रांक और पंजीयन में 25.9% रही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, व्यय समीक्षा की बात करें, कितना व्यय इस समीक्षा के आधार पर रहा। 12वीं पंचवर्षीय योजना में अगर हम बात करें तो 1,96,992 करोड़ का व्यय अनुमोदित किया गया। इसमें सर्वाधिक ऊर्जा के ऊपर लगाया गया 36.92% ऊर्जा क्षेत्र का रहा, जिसमें खर्च का घटता क्रम आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। ऊर्जा, सामाजिक सेवा, ग्रामीण, कृषि, परिवहन इसमें शामिल है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका क्रमांक है, जिसमें पहले ऊर्जा, सामाजिक सेवा, ग्रामीण, कृषि, परिवहन इसमें शामिल है। सबसे ज़्यादा 36.92% ऊर्जा का रहा आर्थिक समीक्षा के आधार पे। 2021 और 22 में लगभग 1,32,251 करोड़ का व्यय अनुमोदित किया गया। सर्वाधिक व्यय की बात करें तो सामाजिक सेवाएं, जिसमें 52.19% रखा गया। खर्च का घटता क्रम हम बात कर लेते हैं, इसमें भी इससे पहले पंचवर्षीय आधार पर किया गया था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं हमारे पास में जो सामाजिक सेवाओं के आधार पे टोटल 52.19% रखा गया, जो कि वह आपको बता दिया। सबसे ज़्यादा घटता क्रम की बात करें तो सबसे ज़्यादा सामाजिक सेवा हो गया, ऊर्जा हो गया, फिर विकास, ग्रामीण विकास हो गया, कृषि हो गया, फिर परिवहन हो गया। तो इसका क्रम ये है, ध्यान रहे, ये सामाजिक सेवा के आधार पर है और ऊपर वाला ऊर्जा के आधार पर था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दोनों की तुलना हम कर लेते हैं। अगर हम बात करें जीएसडीपी, राजस्थान का जीएसडीपी हाल ही में स्थिर कीमतों पे 7.33 लाख करोड़ रहा, लेकिन भारत का 147.53 लाख करोड़ रहा। अगर प्रचलित कीमतों पे राजस्थान की बात करें तो प्रचलित कीमतों पे आप देख चुके हैं, प्रचलित कीमतों पे राजस्थान का 11.96 लाख करोड़ रहा, लेकिन भारत का 232.2 लाख करोड़ रहा। तो ये भी डेटा इसका। अगर वृद्धि दर की बात करें तो स्थिर कीमतों में 11.04% आपका राजस्थान का बढ़ा, लेकिन भारत का 9.2% बढ़ा। अगर प्रचलित कीमतों की बात करें
तो इसमें 18.04% राजस्थान का बढ़ा और 17.6% भारत का रहा। तो आप देख सकते हैं स्थिर कीमतों में 11.04 की बढ़ोतरी और प्रचलित कीमतों में 18.04 की बढ़ोतरी। हालांकि ये हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको समझा दिया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, कृषि और संबंधित क्षेत्र की बात कर लेते हैं। यानी कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों का राजस्थान के अंदर आर्थिक समीक्षा में क्या योगदान रहा, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि के बारे में तो आप क्या कहें, वो ही कम है। तो कृषि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक आधार है, प्राथमिक क्षेत्र है। उसके बाद में कृषि के मुख्य उपक्षेत्रों की बात करें जिसमें फसल है, पशुधन है, वानिकी है, मत्स्य पालन है। ध्यान रहे हमारे पास में कृषि के उप क्षेत्र जो है वो 4 है, जिसमें फसल, पशुधन, वानिकी, मत्स्य पालन ये इसमें शामिल है। कृषि का राज्य अर्थव्यवस्था में जो योगदान रहा उसकी हम बात करते हैं। स्थिर कीमतों में हमारे कृषि का योगदान जो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में वो 28.85% है और प्रचलित कीमतों में 30.23% राजस्थान की अर्थव्यवस्था में हमारे पास में कृषि क्षेत्र का जो है योगदान रहा है। 2021 और 22 में कुल कृषि उत्पादन 225.20 लाख मैट्रिक टन हुआ। तो ये भी याद रखें 225.20 लाख मैट्रिक टन हाल ही में अर्थव्यवस्था के आधार पर राजस्थान के अंदर कृषि उत्पादन रहा। उसके बाद में उप क्षेत्रों की बात करें जिसमें कृषि का योगदान जो रहा उसकी वृद्धि के अनुसार आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा पशुधन का रहा 46.25%, फिर फसल 45.94%, फिर वानिकी 7.44%, फिर मत्स्य पालन 0.37%। तो ये हमारे पास में राजस्थान के वो उप क्षेत्र हैं कृषि के जिनका योगदान राजस्थान की इकोनॉमी में रहा है। सबसे ज़्यादा पशुधन का 46.25%, उसके बाद में फसल का 45.94%, फिर वानिकी का 7.44%, फिर मत्स्य पालन 0.37 यानी कि 37%, ठीक है। ये इसका क्रमांक है। सबसे ज्यादा पशुधन का रहा है, इतना याद रखें। चलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के आधार पर कृषि वृद्धि दर का जो लक्ष्य रखा गया था वो भारत में 4% बढ़ोतरी देखी। राजस्थान में इसकी बढ़ोतरी 3% वृद्धि हुई। 2021 और 22 के आर्थिक समीक्षा के आधार पर राजस्थान कृषि वृद्धि दर जो है 4.78% है, तुलनात्मक कमी हुई है। अगर तुलना की जाए तो इसकी कमी यहाँ पे देखने को मिली है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम उन क्षेत्र की बात करते हैं जो कृषि के उप क्षेत्र के रूप में थे, जो मैंने आपके सामने 4 क्षेत्र की बात की थी जिसमें पशुधन, फसल, वानिकी, मत्स्य पालन थे। उनका कितना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कृषि में रहता है उसकी बात कर लेते हैं। उनकी जीडीपी का योगदान राजस्थान की जीडीपी में कितना है वो कर लेते हैं, और कितनी वृद्धि दर इस आर्थिक समीक्षा के आधार पर आंकी गई है वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले पशुधन की बात करें, कृषि में 46% इसका योगदान रहा, 46% योगदान। अगर जीडीपी की बात करें 13% सिर्फ कृषि के अंदर आपका पशुधन का ही शामिल है। उसके बाद 13% इसमें आपका जो सॉरी 13 नहीं 3%, ठीक है, ये हमारे पास में इसकी वृद्धि दर रहा। फसल की बात करें तो 45% जो है वो कृषि में योगदान रहा। 13% की बढ़ोतरी 13% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो जीडीपी में है, और इसमें घटोतरी आपको देखने को मिली नकारात्मक। यहाँ पे इसकी रिजल्ट्स रहे -1.99% की घटोतरी यहाँ पे देखने को मिली, घटी है। वानिकी की बात करें, वानिकी की तो 7% कृषि में योगदान रहता है, 2% जीडीपी में है, और 13% की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली। मत्स्य पालन की बात करें तो 0.37% तो आपका कृषि में योगदान रहा, 0.11% जीडीपी में योगदान है, और इसमें भी नकारात्मक रिजल्ट्स हमको देखने को मिले। 0.12% का नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक इसमें जो है वो योगदान रहा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप रट के जाए इनके डेटास को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। तो अगला पॉइंट हमारे पास में खाद्यान्नों का उत्पादन है। कितना उत्पादन हाल ही में राजस्थान में इस आर्थिक समीक्षा के आधार पर आंका गया है वो हम बात कर लेते हैं। खाद्यान्नों को उत्पादन की बात करें 2020 और 21 की बात करें तो इसमें लगभग 269.09 आपका LMT यानी कि लाख मीट्रिक टन जो है वो खाद्यान्न का उत्पादन रहा, और 2021 और 22 के आर्थिक समीक्षा के आधार पर 225.20 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन यहाँ पे खाद्यान्नों के रूप में देखा गया। अगर दोनों की खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो ये कमी हुई है, और कमी कितने की हुई है वो 16.31% की जो है वो कमी आकी गई है। वेरी वेरी आपके इंपॉर्टेंट डेटाज है, ध्यान रहे। हाल ही में राजस्थान के खाद्यान्न उत्पादन में
जो कमी देखने को मिली है वो कितनी कमी है, तो ध्यान रहे 16.31% की कमी जो है इस खाद्यान्न उत्पादन में देखने को मिली है। अगर बात करें हाल ही में राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के आधार पर जो उत्पादन रहा है वो 225.20 लाख मीट्रिक टन रहा, जो कि 16.31% पिछली आर्थिक समीक्षा के आधार पर कम आंका गया। और ये दो प्रकार से इसको बांटा गया है, रबी उत्पादन और हमारे पास है खरीफ उत्पादन। रबी उत्पादन में 140.30 लाख मीट्रिक जो है वो उत्पादन रहा, और खरीफ के अंदर हमारे पास में 84 लाख मीट्रिक जो टन है वो यहाँ पे रहा। दोनों में ही कमी देखी गई, जिसमें हम बात करें सबसे ज़्यादा योगदान रबी फसल का है, लेकिन सर्वाधिक कमी जो है वो खरीफ फसल में दर्ज की गई। ये भी आप याद रखें। ध्यान रहे टोटल 225.20 लाख मीट्रिक टन हाल ही में इस आर्थिक समीक्षा के आधार पर राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन देखा गया है। चलिए बात करते हैं, और 16.31% की कमी आकी गई है। ठीक है, दलहन उत्पादन की बात करें तो दलहन उत्पादन में 42.62 लाख मीट्रिक टन यहाँ पे उत्पादन राजस्थान में अब की बार हुआ। रबी उत्पादन में 24.35 लाख मीट्रिक टन हुआ, और खरीफ के अंदर 18.27 लाख मीट्रिक हुआ। अगर बात करें दलहन के उत्पादन में तो वर्दी आंकी गई है, ध्यान रहे इसमें आपका वर्दी देखा गया है। उसके बाद में हम बात करें तिलहन की, तिलहन में टोटल उत्पादन राजस्थान के अंदर 92.0 लाख मीट्रिक यहाँ पे रहा, और रबी फसल में इसमें 60 लाख मीट्रिक टन रहा, और खरीफ में 31 लाख मीट्रिक टन रहा। लेकिन ओवरऑल हम बात करें तो तिलहन उत्पादन में भी राजस्थान के अंदर वर्दी दर आंकी गई है, यानी कि वर्दी हुई है, कमी नहीं हुई। कपास उत्पादन की बात करें 2020 और 21 की बात करें, और 21 और 22 आर्थिक समीक्षा की बात करें तो ध्यान रहे हमारे पास में 2020 और 21 में 32.07 लाख गांठें हुई। एक गांठ में 170 किलो यहाँ पे जो है वो कपास आती है। ध्यान रहे एक गांठ बराबर 170 किलो की एक गांठ होती है। टोटल हमारे पास में 32.0 लाख गांठें यहाँ पे 2020-21 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार हुई हैं, और 2021 और 22 की जो हाल ही में लेटेस्ट है उसमें 23.31 लाख गांठें आंकी गई है। एक गांठ में 170 किलो होता है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। कपास उत्पादन में अगर बात करें तो सीधी सीधी आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 32 है और यहाँ पे 23 है, तो इसमें भी कमी आकी गई है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से उत्पादन में हाल ही में राजस्थान आर्थिक समीक्षा के आधार पर कमी देखी गई है, तो कपास उत्पादन में कमी देखी गई। तिलहन दाल दोनों में वृद्धि, टोटल खाद्यान्नों में कमी हुई 16.31 की, ये ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद में गन्ना उत्पादन की बात करें तो गन्ना उत्पादन में 2020 और 21 पिछली आर्थिक समीक्षा के आधार पर 3.94 लाख मीट्रिक हुआ गन्ना, और इस अब की बार बात करें तो 2.47 लाख मीट्रिक हुआ, बिल्कुल कमी हुई, तो इसमें भी कमी देखी गई। ध्यान रहे गन्ने के उत्पादन में भी राजस्थान के अंदर इस साल जो है कमी है वो देखने को मिली है। उसके बाद में हम बात करते हैं पशुधन उत्पादकों का योगदान कितना रहा। अगर हाल ही में हम बात करें तो सबसे ज्यादा राजस्थान में पशुधन उत्पादों की बात करें तो दूध का कंट्रीब्यूशन, दूध का योगदान काफी देखने को मिला, जिसमें टोटल 81.07% है। और उसके बाद में मांस, मछलियां, उसके बाद में अंडे, और उसके बाद में अन्य, तो सबसे ज्यादा योगदान दूध का रहा उत्पादन के आधार पर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान में भू उपयोग की हम बात कर लेते हैं। तो भू उपयोग के आधार पे, यानी कि भू मतलब जमीन जो होती है, लैंड जो होती है, उसके आधार पे तो राजस्थान में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 3,42,87 लाख हेक्टेयर है, ये भी आप याद रखें। उसके बाद में भू उपयोग के आधार पर 9 भागों में इसको बांटा गया है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, सबसे पहला भाग जो है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, जिसमें आप बुवाई करते हो, राजस्थान का जितना भी क्षेत्रफल है उसमें 52.58% की बुवाई इस साल की गई। चालू पड़त की बात करें जो बंजर के रूप में पड़ी, एक साल एक वर्ष छोड़कर एक वर्ष खेती जो की जाती है, जिसमें बाजरा की खेती होती है, बाकी खेतियाँ तो यहाँ पे होती नहीं है, क्योंकि पड़त जमीन है, बंजर जमीन है, पानी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए बारिश से होने वाले जल के ऊपर ये निर्भर होती है। तो इस प्रकार से एक साल छोड़ के एक साल यहाँ पे भूमि में जो फसल है वो देखने को मिलती है। लगभग 4.54% यहाँ पे देखी गई। अन्य चालू पड़त की बात करें 3 वर्ष में एक बार खेती होती है, तो 6.25% रही। व्यर्थ भूमि जिसमें किसी प्रकार की फसल यहाँ पे नहीं की जाती, राजस्थान के अंदर टोटल 10.84% है। आर्थिक समीक्षा के आधार पर अपन बात कर रहे हैं। अगर बात करें हम टोटल ऊषर एवं कृषि जो अयोग्य भूमि है वो टोटल 6.92% है। स्थायी चारागाह गोचर भूमि जो है वो 4.86% है। कृषि के अतिरिक्त भूमि क्षेत्र की बात करें तो 5.85% है। वानिकी क्षेत्र जहाँ पे वन है 8.08% है। राजस्थान के अंदर बाग, झुंड, झाड़ियाँ
का क्षेत्रफल 0.08% है। तो ये भी आप याद रखिए, काफ़ी अच्छे डेटाज है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट डेटा की। राजस्थान में भूजोत 10वीं कृषि गणना 2015-16 के आधार पे हम बात करें तो इसमें 2010 और 11 के अंदर राजस्थान में कुल जोतों की संख्या 68.88 लाख थी। 2015 और 16 की बात करें तो राजस्थान में कुल जोतों की संख्या 76.55 लाख हो गई। लगभग यहाँ पे 11.14% का जो वृद्धि है वो यहाँ पे देखने को मिली। वैसे आप सीधी सीधी देख पा रहे हैं, यहाँ पे 68 है, यहाँ पे 76 है, ठीक है। तो 11.14% की वृद्धि हुई। उसी प्रकार से 2010 और 11 में कुल जोतों का क्षेत्रफल की बात करें, पहले हमने जोतों की बात की, अब हम क्षेत्रफल की बात करें तो 211.36 लाख हेक्टेयर में जो है कुल जोते हुए। और 2015 और 16 एग्रीकल्चर के आधार पे जो क्षेत्रफल है 208.73% रहा। आप देख पा रहे हैं कितना घटा है। तो इसमें 1.24% की कमी आपके क्षेत्रफल के आधार पर देखी गई, परंतु उसके जोतों के आधार पर 11.14% की वृद्धि देखी गई है। ये भी आप याद रखें। उसके बाद में हमारे पास में 2010 और 11 के औसत जोतों का आकार जो है 3.07 हेक्टेयर है और 2015 और 16 के औसत जोतों का आकार हमारे पास में 2.73 हेक्टेयर है। इसमें भी यहाँ पे कमी देखने को मिली। और कितनी कमी हुई? 11.07 की, सॉरी यहाँ पे, हाँ 11.07% की कमी हुई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास में एग्रीकल्चर में जो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर का पार्ट है वो महिलाएं हैं, जिनके द्वारा कृषि की जाती है, जिनके द्वारा कृषि हेतु कार्य विभिन्न मुद्दों पे किए जाते हैं। तो इसमें महिलाओं के जो धारक हैं, जिन्होंने महिला के द्वारा यहाँ पे धारक की जाती है जोतों का, वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले महिला जोत धारक में संख्या की बात करें 2010 और 11 के आधार पे तो 5.46 लाख रही। उसके बाद में 5.46 लाख रही। और 2015 और 16 एग्रीकल्चर सर्वे के आधार पे 7.75 लाख रही, जिसमें 41.94% की जो वृद्धि है वो देखने को मिली। यानी कि महिलाओं का कृषि के जो प्रति है वो रुझान बढ़ा है, ज़्यादा कार्य कृषि में महिलाओं ने अपना योगदान दिया है। क्षेत्रफल के आधार पे हम बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पे अभी बात करें 2010 और 11 के आधार पे तो इसमें 13.30 लाख हेक्टेयर यहाँ पे इनके द्वारा जोत किए गए हैं। और क्षेत्रफल की बात करें नेक्स्ट 2015 और 16 के आधार पे 16.55 है। तो कुल वृद्धि 24.44% है उसके क्षेत्रफल के आधार पे है और उसकी संख्या के आधार पर 41.94% रही है। तो ये भी डेटा आप याद रखें। महिला जोत का औसत आकार 2.13 हेक्टेयर यहाँ पे है। नेक्स्ट हमारे पास में बात करें महिलाओं से संबंधित पृथक जोत आंकड़े सर्वप्रथम 2010 और 11 में प्रारंभ हुई। ये भी आप याद रखें। सबसे पहले महिलाओं पे आधारित 2010 और 11 के बाद में स्टार्ट हुए थे। यहाँ पे जो आंकड़े सबसे पहले अलग किए गए थे। जोत का प्रकार आप देख सकते हैं। सीमांत जो है वो 1 हेक्टेयर से कम का क्षेत्रफल होना चाहिए। सीमांत जोत का प्रकार जो होता है इसमें 40.12% का योगदान रहा। लघु के अंदर 1 से 2 हेक्टेयर जो आपका क्षेत्रफल है वो होना चाहिए, जिसमें 21.90% रहा। अर्ध मध्यम जिसमें 2 से 4 हेक्टेयर होना चाहिए, 18.50% यहाँ पे योगदान रहा। मध्यम की बात करें तो 4 से 10 हेक्टेयर होना चाहिए, जिसमें 14.79% रहा। वृहद की बात करें तो 11 हेक्टेयर से अधिक होना चाहिए, 4.69% रहा। तो ये हमारे पास में जोतों के प्रकार थे, उनके क्षेत्रफल और उनके प्रतिशत मैंने आपको बता दिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स पे हम बात करेंगे राजस्थान में जो दूध के आधार पे है उनकी हम बात करेंगे। तो दूध उत्पादन की बात करें तो राजस्थान में 2019 और 20 की बात करें तो इसके अंदर, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, 1 मिनट। यहाँ से देखिए आप लोग, अब आई होप आपको क्लियरली ये अब दिख रहा होगा। तो इसमें 2019 और 20 की बात करें तो यहाँ से आप डेटा देख पा रहे हैं 26,572 लाख टन हुआ। और दूध उत्पादन में राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। अगर बात करें 2000 हमारे पास में जो 20 और 21 के डेटाज हैं इसमें 30,723 लाख जो हज़ार टन है वो यहाँ पे दूध का प्रोडक्शन हुआ राजस्थान में, जो कि राजस्थान दूसरे स्थान पे भारत में, याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास में ऊन उत्पादन है। ऊन उत्पादन 2019 और 20 में 144 लाख किलो हुई, लेकिन 2020 और 21 में जो हाल ही में डेटाज है वो 157 लाख किलो हुआ। आप तो इतना याद रखें 2020 और 21 में 157 लाख किलो ऊन यहाँ पे राजस्थान में उत्पादन हुआ। ऊन उत्पादन में राजस्थान भारत के स्थानों में
प्रथम स्थान है। ध्यान रहे 37.44% मात्र राजस्थान ही ऊन का उत्पादन भारत में करता है। मानसून की बात करें तो मानसून राजस्थान में मानसून पहुंचने की सामान्य तिथि 15 जून है। 15 जून को राजस्थान के अंदर मानसून प्रवेश करता है। इस बार मानसून 3 दिन देरी में मिला, यानी 3 दिन देरी से है, यानी कि 15 के बाद में 3 यानी 18 जून को यहाँ पे राजस्थान के अंदर मानसून इस वर्ष हुआ। हालांकि वैसे तो 15 जून को आ जाता है। सामान्य वर्ष की जो बात करें वर्षा तो 414.50 mm हुई, लेकिन इस वर्ष जो वर्षा है वो 485.40 mm हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। इस वर्ष में वर्षा का जो स्तर रहा वो 485.40 mm वर्षा इस वर्ष में आकी गई। मानसून में 17.10% की वृद्धि इस साल देखी गई है। तो ध्यान रही, वृद्धि देखी गई है। केवल गंगानगर और सिरोही में कमी यहाँ पे देखी गई है वर्षा के मामले में। उद्योग क्षेत्र की बात करें तो उद्योगों का आर्थिक व्यवस्था जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। स्थिर कीमतों में 26.34% है, प्रचलित कीमतों में 24.67% है। उद्योगों की वृद्धि की बात करें तो 15.37% जो वृद्धि है वो सबसे ज़्यादा उद्योगों में हुई है, मैंने आपको पहले बता दिया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की। यहाँ से भी आप देखें तो निर्यात में सबसे पहले हम उन चीज़ों की बात कर लेते हैं जो हमारे पास में एक्सपोर्ट होता है, निर्यात किया जाता है। कुल निर्यात राजस्थान का लगभग जो रहा है वो हमारे पास में 5,27,064 रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं 64 करोड़। तो 5,27,064 करोड़ यहाँ पे है। निर्यात का घटता क्रम आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग वस्तु, फिर हस्तशिल्प, फिर कपड़ा, धातु, रसायन, ये हमारे पास में क्रम है। सबसे ज़्यादा जो निर्यात हुआ है वो इंजीनियरिंग वस्तु का हुआ है। उसके बाद में हस्तशिल्प का हमने जो निर्यात किया है, फिर कपड़ा, धातु और फिर रसायन का। ठीक है, ये डेटा से आप याद रखें। खान व खनिज की बात करें, प्रदेश में टोटल 82 विभिन्न प्रकार की खनिज के भंडार हैं, जिसमें 57 जो हाल ही में खनिजों का खनन जो है राजस्थान में हाल ही में इस आर्थिक समीक्षा के आधार पर किया गया। लेकिन ध्यान रहे टोटल 82 है, लेकिन खनन जो है वो सिर्फ 57 का ही फिलहाल किया जा रहा है। अगर राजस्थान का एकाधिकार की बात करें तो एकाधिकार राजस्थान में सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट, इन क्षेत्र पे खनन में इसका राजस्थान का एकाधिकार है। तेल व गैस की बात करें, तेल में सबसे ज़्यादा राज्य का योगदान जो रहा है वो 20% रहा, जिसमें 6 मिलियन टन जो है मिलियन मैट्रिक टन जो है वो प्रति वर्ष यहाँ पे उत्पादन हुआ। भारत में राजस्थान दूसरे स्थान पे है, ध्यान रहे, तेल के मामले में, गैस के मामले में। अगर प्रथम विनिर्माण की बात करें 40.77 है, तो ये चीज़ें तो आप देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात कर लेते हैं। देखिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात करें, जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो इंडेक्स है, इसमें औद्योगिक विकास का मुख्य सूचकांक संकेत होता है। यानी उद्योगों की जितना विकास होना है वो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार पर निकाला जाता है। मासिक रूप से इसको जारी किया जाता है। आधार वर्ष इसका 2011 से 12 है। निम्न समूह में जो शामिल है वो विनिर्माण है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद में आपका माइनिंग यानी कि खनन। तो ये इसमें 3 जो चीज़ें हैं मुख्यतः इसमें शामिल की गई हैं। 2021 और 22 में टोटल 131.33 जो है वो इसमें आंका गया है। तुलनात्मक इसमें वृद्धि देखी गई है। नीति आयोग द्वारा ये जारी किया जाता है। 2020 के अनुसार राजस्थान में 62.55 अंक यहाँ पे भू आबंद राज्यों से पहले स्थान पर है। उसके बाद में सेवा क्षेत्र की बात करें, हालांकि ये चीज़ें मैंने पहले बता दी है, आप फर्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो आपको मिलेंगी। राजस्थान में अर्थव्यवस्था में योगदान स्थिर कीमतों पे सेवा क्षेत्र का 44.81% है और प्रचलित कीमतों में 45.10% है। अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का जो रहा है वो सबसे ज़्यादा है। आर्थिक वृद्धि दर जो हमने आकी है 11.89% है। सेवा क्षेत्र में उप क्षेत्र जो हम बात करें, जैसे व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, पेशेवर सेवाएं, आवासीय गृहों का स्वामित्व, साथ ही परिवहन, भंडार, संचारण, उसके बाद वित्तीय सेवाएं, लोक प्रशासन, ये सभी क्षेत्र सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्र है, ध्यान रहे। अगर घटते क्रम की बात करें तो सबसे ज़्यादा व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट में होता है, फिर पेशेवर सेवाएं हैं, फिर ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपसे इतना ही यार कहना चाहूँगा कि यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे और इसी प्रकार के डिस्कशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ इस प्रकार के चैनल्स पे इस प्रकार की वीडियोस आपको काफ़ी अच्छे लगते होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे हैं,
अगर बात करें राजस्थान के पर्यटन विभाग की, पर्यटन क्षेत्र की, तो आर्थिक समीक्षा 2021 और 22 के आधार पर पर्यटन क्षेत्र में जितने बदलाव हुए, जितने नई नई स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च हुई, जिन जिन चीज़ों की घोषणाएं हुई और कितना इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट अभी तक हो चुका है, उसकी चर्चा है इस स्लाइड्स में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है, जो कि आप देख ही पा रहे हैं। राज्य पशु की बात करें तो ऊँट है। टैगलाइन की बात करें पधारो हमारा देश, राजस्थान का टैगलाइन है। वर्ष 2021 में कुल पर्यटन की संख्या जो रही 220.24 लाख रही, जिसमें स्वदेशी की मात्रा सबसे ज़्यादा मिली, जिसमें 219.89 लाख यहाँ पे, और विदेशी की बात करें 0.35% जो कि कमी हुई है, और स्वदेशी काफ़ी ज़्यादा है। वर्ष 2020 में कुल पर्यटन की संख्या 155.63 लाख थी। स्वदेशी की बात करें 151 लाख थी। विदेशी की बात करें 4 लाख थी। स्वदेशी पर्यटकों की वृद्धि 44.45% रही। विदेशी पर्यटकों की कमी 92.20% रही। काफ़ी अच्छी डेटा है, इसे याद रखें। 2021 में पर्यटनों के जो क्षेत्र है, जहाँ जहाँ से पर्यटन राजस्थान में प्रवेश किया, सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका से आए 21%, फिर फ्रांस से घूमने आए लोग 10%, फिर बांग्लादेश से घूमने आए 9%, फिर यूनाइटेड किंगडम स्टेट से आए जो कि इंग्लैंड है 6%। तो देख सकते हैं अमेरिका वाले भारत में काफ़ी ज़्यादा घूमने आते हैं, फिर फ्रांस वाले भी आ जाते हैं, फिर बांग्लादेश वाले भी आ जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट भी आ ही जाता है, ठीक है, जिनका स्वामित्व किसी दिन भारत पर रहा था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे ऊर्जा के क्षेत्र में, यानी कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के आधार पर ऊर्जा क्षेत्र में किए गए वो कार्य जो हाल ही में आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले ऊर्जा की हम बात करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, ऊर्जा एक बहुत बड़ा बढ़ता हुआ एक संयंत्र है राजस्थान में, जो कि सौर ऊर्जा के रूप में काफ़ी बड़े लेवल पे अभी हाल ही में विस्तारित किया गया है। आरवीएनएल के द्वारा हाल ही में ये एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें बीकानेर में एक बड़ा प्लांट यहाँ पर लगाया जाएगा। चलिए बात करते हैं इसी एनर्जी ऊर्जा के बारे में। दिसंबर 2021 तक यहाँ पे जितने भी राजस्थान के अंदर अधिष्ठापित क्षमता है वो 23,321.40 मेगावाट है। हालांकि इससे पिछले वर्ष में एक 1342 मेगावाट की जो बढ़ोतरी है इस साल देखी गई है, यानी कि 1342 मेगावाट के नए प्लांट इस वर्ष लगाए गए हैं। हालांकि दिसंबर 2021 तक टोटल राजस्थान की जो क्षमता है विद्युत की वो 23,321.40 मेगावाट है। ध्यान रहे 23,321 मेगावाट। विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान तापीय ऊर्जा का रहा, जिसमें 13,475.46 मेगावाट के प्लांट हाल ही में राजस्थान में लगाए गए। अगर बात करें सौर ऊर्जा का अधिष्ठापित क्षमता जो है वो 9,228 मेगावाट है। संभावित क्षमता जो है 142 गीगावाट है। पवन ऊर्जा का 4,338 मेगावाट है, जो कि 1,27,750 गीगावाट के संभावना क्षमता राजस्थान में जताई जा रही है। बायोमास की बात करें ऊर्जा की तो 120 मेगावाट के प्लांट हाल ही में लग चुके हैं। उसके बाद में बायोमास राजस्थान के अंदर की बात करें ऊर्जा के कुल राजस्थान में 13 प्लांट हैं। वर्तमान में राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में 10 गीगावाट से अधिक उत्पादन के साथ भारत में प्रथम स्थान पर राजस्थान रहा है। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 18 दिसंबर 2019 यहाँ पे जारी कर चुका है। इस नीति के तहत 30 गीगावाट यानी 30,000 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य इस नीति में रखा गया है, जो कि राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई है। राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को ये भी जारी कर दी गई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। यहाँ से देखें तो राजस्थान का पहला थर्मल पावर प्लांट आप देख पा रहे हैं कोटा में है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट सूरतगढ़ में है। राजस्थान का पहला क्रिटिकल यूनिट वाला सुपर थर्मल पावर प्लांट आपका छबड़ा 12 में स्थित है। राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट जो प्रस्तावित है बांसवाड़ा के दानपुरा में है। उसके बाद वर्तमान में राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो सूरतगढ़ है, जिसकी क्षमता 2820 मेगावाट ऊर्जा क्षमता है। सबसे बड़ा यहाँ पे ये प्लांट है जो कि थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की। यहाँ से आप देख पा रहे हैं राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता व उपभोग की बात कर लेते हैं। देखिए ये चीज़ें अगर बात करें डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं कि 23.68% की वृद्धि यहाँ पे दर्शाई गई है। कुल शुद्ध ऊर्जा का उपभोग 27.61% रहा, तो ये चीज़ आप याद कर सकते हैं।
कृषि कनेक्शन दिसंबर 2021 तक यहाँ पे इतने हो चुके हैं, तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद में हाल ही में हम बात करें तो राजस्थान का विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड कुल प्रसारण नेटवर्क का जो है आप देख सकते 615 स्टेशन कुल प्रसारण है। राज्य में कुल एलईडी जो है 11.55 लाख का वितरण यहाँ पे कर चुके हैं, तो ये भी आप याद रखें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारे पास में भी सड़क रहेगा, सड़क जो परिवहन से संबंधित है। तो सड़क की बात कर लेते हैं। तो भारत में सड़क का घनत्व की बात करें तो 161.71 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान का सड़क घनत्व है 79.76 किलोमीटर स्क्वायर है, ये भी याद रखें 79.76। राजस्थान का सड़क घनत्व है राष्ट्रीय सड़क घनत्व से कम है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच, राजस्थान में एनएच की जो लंबाई है वो 10,618 किलोमीटर है, यानी कि राजस्थान राज्य में टोटल 10,618 किलोमीटर पे एनएच गुजरता है। राज्य स्टेट हाईवे की बात करें तो 15,545 किलोमीटर लंबाई है, और मुख्य जो जिला सड़क हैं उसमें 8,965 है। अन्य जिला सड़क की बात करें तो 54,746 किलोमीटर है। ग्रामीण सड़क की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 1,83,86 किलोमीटर है। उसके बाद कुल लंबाई की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, कुल लंबाई राजस्थान में सड़कों की जो है वो आपकी जो 2,72,959 किलोमीटर है। 2,72,959 किलोमीटर की हाल ही में राजस्थान में सड़कों की लंबाई आंकी गई है इस आर्थिक समीक्षा के आधार पे 2,72,959 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर लंबाई के क्रम की बात करें तो ग्रामीणों की सड़क जो है, ग्रामीण सड़क जो है वो सबसे ज़्यादा लंबी है, तो ये आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा लंबाई ग्रामीण सड़कों की है, फिर अन्य जिला हो गया, फिर राज्य हाईवे हो गया, फिर एनएच हो गया, फिर मुख्य जिला हो गया। सबसे ज़्यादा डामर की सड़कें यहाँ पे, ग्रेवल, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रामीण सड़क के आरएससीटी द्वारा स्वयं अनुबंध पर संचालित कुल बसें टोटल 4,364 है। मोटर वाहन पंजीयन दिसंबर 2021 तक पंजीयन वाहन, ये चीज़ें आप पढ़े तो पढ़ सकते हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम आरएसआरटीसी की जो स्थापना है वो 1 अक्टूबर 1964 में हुई। एक्ट सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के तहत की गई। वर्तमान में आरएसआरटीसी ने सवै 4,364 बसें सवै यहाँ पे संचालित है। अनुबंध पर जो की गई निजी बसें हैं उनका संचालन किया जा रहा है। महिलाओं द्वारा टिकट में 30% की छूट है। वरिष्ठ नागरिकों को जो 80 से ऊपर आयु के हैं 100% छूट है, और उसके साथ जो साथी जाएगा उसका 50% किराया लगेगा। महिलाओं के राखी उपलक्ष्य में, महिला दिवस के उपलक्ष्य में 8 मार्च को जो बनाई जाती है निःशुल्क यहाँ पे यात्रा रहेगी। परीक्षाओं के अभ्यर्थियों हेतु सभी बसें रोडवेज की फ्री रहेंगी। उसके बाद में रेलवे की बात कर लेते हैं। तो रेलवे की बात करें तो राजस्थान में मार्च 2020 तक भारत में रेलवे का विस्तार 6,79,056 किलोमीटर रहा। 67,956 किलोमीटर यहाँ पे रेलवे की लंबाई है। राजस्थान में रेलवे का विस्तार जो है वो 5,998 किलोमीटर, 5,998 किलोमीटर राजस्थान में रेलवे का विस्तार है। राजस्थान का रेल मार्ग भारत के रेल मार्ग का 8.83% है। डाक विभाग की बात करें, राजस्थान में कुल डाक विभाग जो हमारे पास में 10,287 हैं। गाँव में 9,674 हैं और शहरों में 613 यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है। उसके बाद में टेलीकॉम क्षेत्र की बात करें तो टेलीकॉम क्षेत्र की हम यहाँ से देखिए तो टेलीकॉम क्षेत्र की हम बात करें तो हाल ही में तार रहित जो टोटल टेलीकॉम क्षेत्र है, यहाँ से टोटल 6.68 करोड़ जो इसमें कुल उपभोक्ता है। तार रहित 663 है, तो ये आप देख सकते। बैंकों की बात करें तो प्रति 576 व्यक्तियों पर एक बैंक यहाँ पे संचालित है। जनसंख्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टोटल देख सकते हैं 7,791 राजस्थान में कुल बैंक स्थित है। पीपीपी की बात करें, सार्वजनिक निजी सहभागिता की बात करें, जिसमें दिसंबर 2021 तक राजस्थान में टोटल 187 पीपीपी परियोजनाएं पूर्ण रूप से संचालित है। वर्तमान में 28 परियोजनाएं शामिल कार्य प्रगति पर हैं, 48 परियोजनाएं प्रक्रियाधीन है, ये भी आप याद रखें। एसडीजी की बात करें जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, सतत विकास लक्ष्य
अचीवर जो है टोटल 100 है, फ्रंट रनर 65 से 99, रन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ें। इंडिया का भी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, यहाँ से देखिए, फर्स्ट अर्बन इंडेक्स रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास में, एक मिनट, हाँ, टोटल 56 शहर, इसमें 56 शहरों की निकाय शामिल हैं। प्रथम शिमला कोयम्बटूर है और संयुक्त रूप से कोयम्बटूर हो गया। अंतिम यहाँ पे मेरठ धनबाद है। राजस्थान की बात करें, शहरी निकायों की रैंक जो है 37वीं रैंक जयपुर की है, 45वीं रैंक कोटा और 51वीं रैंक जोधपुर की है। तो ये 3 सिटीज आप देख सकते हैं फर्स्ट अर्बन इंडेक्स रिपोर्ट में शामिल है राजस्थान की। उसके बाद में राजस्थान में एसडीजी रिपोर्ट जो हम बात करेंगे, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसमें हमारे पास में एक थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको दिख जाए इजीली, ठीक है। यहाँ से देखिए, अगर बात करें राजस्थान का स्कोर 60 रहा तथा परफॉर्मर श्रेणी में यहाँ पे राजस्थान को रखा गया है। जो गोल है वो 7 है। किफ़ायती ऊर्जा में राजस्थान 100 अंक के साथ यहाँ पे अचीवर रहा। टॉप में कोटा है, ध्यान रहे कोटा है, और बॉटम में जैसलमेर शामिल है। द्वितीय में चूरू है और इसी के बॉटम में बाड़मेर और झुंझुनू तृतीय में। तो ये देख, आयोजन विभाग के द्वारा की जो संचालित है वो देख लेते हैं। आयोजन विभाग है, यह राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों का नोडल एजेंसी है। जो भी एसडीजी का रिपोर्ट जारी होता है वो आयोजन विभाग के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में एसडीजी रिपोर्ट आयोजन विभाग के द्वारा जारी की जाती है। एसडीजी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव के रूप में होते हैं। अचीवर और फ्रंट रनर श्रेणी में कोई जिला इसमें राजस्थान का शामिल नहीं है। परफॉर्मर श्रेणी में टोटल 26 जिले शामिल हैं। एस्पायरेंट श्रेणी में राजस्थान के 7 जिले शामिल हैं, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उसके बाद में धौलपुर, बारां इसमें शामिल है। टोटल 7 जिले राजस्थान के शामिल हैं जो कि एस्पायरेंट श्रेणी में, ठीक है। तो ये हमारे पास में दोस्तों आज का राजस्थान का आर्थिक समीक्षा का पार्ट था। दोस्तों आपसे उम्मीद करूंगा यार आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। काफ़ी मेरे द्वारा इसमें सारांश रूप में समझाया गया है।